पहले जरा बड़ी खबर बता देते हैं। मोदी के नए मंत्रियों को मंत्रालय का इंतजार। 1 घंटे बाद मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज शाम तक ही मंत्रालयों का बंटवारा संभव है। कल पीएम के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब इंतजार इस बात का कि किसे कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग, कौन सी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो सबसे पहले इस पर बात करने के लिए नीरज आपका रुख करती हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक शपथ के बाद पहली होने जा रही है। तो क्या इसके बाद ये साफ हो जाएगा, कितना इंतजार और करना पड़ेगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी? देखिए, आज अभी फिलहाल 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। चूंकि आज लिस्ट आनी है, पोर्टफोलियो का ब्यौरा आना है सामने। माना यह जा रहा है कि शाम को 7 और 8 के बीच में कभी भी पोर्टफोलियो की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। हो सकता है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इनफॉर्मली सभी मंत्रियों को बता दिया जाए कि आपको ये मंत्रालय देखना है, इन मंत्रालयों का कार्यभार ग्रहण करना है। क्योंकि यदि पोर्टफोलियो निर्धारित हो गया है, चूँकि वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और प्रधानमंत्री ने यदि डिसाइड कर लिया है कि किसे क्या मंत्रालय देना है, तो निश्चित रूप में आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें उनको इनफॉर्मली बता दिया जाएगा कि आपको ये मंत्रालय का कामकाज देखना है। और ये भी निर्देश दे दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पे अभी तक देखा गया है कि ऐसा ही हुआ है कि जब भी सरकार की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री उनके साथ वार्ता करते हैं और उस दौरान उनको निर्देश देते हैं कि आप मंत्रालय जल्द से जल्द अपना कार्यभार संभालिए, और बैठते ही अगले 1 से 2 दिन के अंदर अगले 100 दिन के काम का प्रारूप तैयार करिए। तो ये तो तय है कि आज की बैठक में उनको ये बता दिया जाएगा कि आपको मंत्रालय कौन सा वो करना है। सार्वजनिक जो होनी है, लिस्ट आनी है, ताकि वो मीडिया के लिए और आम लोगों के लिए भी पता चले, वो मुझे लगता है लेट हो जाएगा। वो 7 से 8 के बीच में या 9 भी बज सकता है, लेकिन आज देर रात तक वो जारी हो जाएगा। ठीक है, आप नजर इस पर रखिएगा। नीरज, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, और साथ ही हमारे और भी मेहमान बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चुनावी राज्यों पर नजर, क्या इसीलिए मंत्री पद, ये सवाल इसीलिए उठ रहा है। आप जरा इस पर नजर डालिए। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। एनडीए सांसद मंत्री चुनाव कब? राज्य जो है हरियाणा 5 एनडीए सांसद, मंत्री 3। चुनाव कब है यहां पर? अक्टूबर नवंबर 2024, यानी कि इसी साल है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहां पर 16 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें से 6 को मंत्री बनाया गया है। अक्टूबर नवंबर इसी साल यहां पर भी चुनाव होने हैं। फिर झारखंड की बात कर लेते हैं, और झारखंड राज्य में 9 एनडीए के सांसद हैं, जिसमें से 2 को मंत्री पद दिया गया है। नवंबर दिसंबर इसी साल यहां पर चुनाव होने हैं। अगला राज्य है दिल्ली, 7 सीटें, 7 के साथ तो यहां पर जीती गई। 1 मंत्री यहां से है फरवरी में 2025 में, यानी कि साल की शुरुआत में ही यहां पर चुनाव होना है। अब बिहार 30 एनडीए के सांसद जीतकर आए हैं, जिनमें से 8 को मंत्री पद मिला है। नवंबर 2025 में यहां चुनाव होना है अगले साल। तो ये समझ आता है कि आखिर मंत्री पद का कनेक्शन उन चुनावी राज्यों से क्या है। अब इसको विस्तार से समझने के लिए अभिषेक आपका रुख करते हैं, क्योंकि ये तो एक समीकरण है और समझ आ रहा है कि जहां जहां चुनाव, वहां वहां मंत्रियों की संख्या जो है वो दिखाई दे रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है। शिरीन, दोनों बातें हैं। जहां चुनाव हैं वहां मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है, और बीजेपी का कुछ फॉरवर्ड प्रोजेक्ट भी है, वहां भी हमको दिखाई पड़ेगा कि बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपसे यूपी की बात करूं, वहां पर 9 मंत्री, पिछली बार 14 थे, कम हैं, लेकिन फिर भी जो संख्या आई उस हिसाब से 9 बहुत हैं, और वो इसीलिए चूंकि वो फॉरवर्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है बीजेपी के। अभी आप महाराष्ट्र की बात कर रही थी, महाराष्ट्र में एक संख्या और जोड़ लीजिए, वो कुछ दिनों में होगी, अजित पवार खेमे की, जो इस बार नहीं हो पाई चूंकि एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज जो कैबिनेट के बीच में पसोपेस फंस गया, तो वो भी होगी। अजित पवार खेमे से भी एक मंत्री को अकोमोडेट करना है, वहां भी बढ़ेगा। हरियाणा आपने ठीक कहा, हरियाणा में से 5 में 3 का स्ट्राइक रेट है, हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली और जहां तक झारखंड की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में चूंकि पूरी की पूरी जो ऑपरेशन है गवर्नमेंट का वो दिल्ली से ही है, तो दिल्ली में ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। एक हर्ष मल्होत्रा को दिया गया, पूर्वी दिल्ली से आते हैं। जहां तक झारखंड की बात है, तो झारखंड में 2 भले दिए हैं, लेकिन झारखंड आप देखिए, राष्ट्रपति के पद से लेकर के कितने ही ऐसे पद हैं जहां पर जो अनुसूचित जनजाति से आने वाले नेता हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है, और आने वाले वक्त में जो और भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें भी ये दिखाई देगा। तो ये सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है अगले साल होने
वाले। ये फॉरवर्ड प्लानिंग है, चूंकि यूपी में 2027 है, लेकिन उसकी प्लानिंग आज से करनी होगी, इसलिए यूपी में भी वो रिफ्लेक्शन और जाति का कॉम्बिनेशन भी यूपी में हमको दिखाई पड़ रहा है। पासवान से लेकर शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिया कि कितनी आगे की प्लानिंग और इस समीकरण का मतलब, इसके मायने क्या हो जाते हैं। ठीक है अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मंत्रिमंडल बंटवारे से पहले एनडीए में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अजित गुट के प्रफुल्ल पटेल की नाराजगी की खबर है। एनसीपी अजित गुट ने मांगा था कैबिनेट मंत्री का पद, बीजेपी ने ऑफर किया था राज्य मंत्री का पद। अजित बोले कि एनडीए में मतभेद नहीं है, स्वाभिमान से हुई है पार्टी की स्थापना। इंडिया अलायंस के नेता भी कह रहे हैं सही समय पे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं, हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, आप फिक्र मत करो। तो सुना आपने अजित पवार को। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें नाराजगी उनकी झलक रही थी। तो ऐसे में अब सवाल महाराष्ट्र को लेकर उठ जाता है कि क्या खेल करेगा महाराष्ट्र, क्योंकि दादा है नाराज। कैसे, आप इसे समझिए जरा। देखिए, एनसीपी अजित पवार को गुट को ऑफर दिया, प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ये ऑफर दिया गया था। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रहा ये डिमोशन होगा, डिमोशन उन्हें मंजूर नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, एनडीए के साथ है। मतलब अपनी नाराजगी भी जता दी और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि इसे लेकर कोई मतभेद नहीं, हम एनडीए के साथ ही हैं। अजित पवार बोले कि छोटा पद नहीं लेंगे, मतभेद नहीं है, लेकिन नाराजगी इसमें साफ दिखाई दे रही है। हम कुछ दिन का इंतजार कर सकते हैं, यानी उन्हें आगे के लिए संभावनाएं उसमें दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन का वो इंतजार इसे लेकर कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से दावा, अजित गुट 4 में से सिर्फ 1 सीट ही जीता है, ये दावा है, इसीलिए राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया। मतलब उन्होंने ये फॉर्मूला बताया कि क्योंकि 1 सीट जीती 4 में से, तो इसीलिए हमने राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया। अब सियासी हलचल किया, शरद पवार के संपर्क में अजित गुट के नेता, ये हलचल महाराष्ट्र की, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं ऐसा समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कहीं महाराष्ट्र में कोई खेला तो नहीं होने जा रहा है। अब अंदर की खबर क्या निकल कर आ रही है, मृत्युंजय बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो दांवपेच खेले जाते हैं चुनावी नतीजों के बाद कि अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में है, तो ये एक सियासी दांवपेच के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ना तो समीक्षा हुई है और लोकसभा चुनाव में अजित पवार सिर्फ 4 सीट पर लड़े थे, 1 सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अजित पवार क्या कहीं और जाएंगे, बाहर निकलेंगे, शरद पवार से मिलेंगे, शरद पवार की एंट्री होगी। तो आपको बता दें कि जब घर कमजोर होता है तो दीवालों और सीमेंट को एकजुट रहना पड़ता है, तो वही हालत इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति की है। कमजोर हुए सीटें, कम आई है सीटें, कमजोर हुआ है गठबंधन, लेकिन ऐसे पर ईंटों और सीमेंट को साथ रहना होगा घर बचाने के लिए। तो अजीत पवार कहीं नहीं जाने वाले हैं। दूसरा, अगर वो जाते हैं तो ना भूलिए कि इस वक्त डिप्टी सीएम का पद उनके साथ है। बहुत महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं वो भी अजीत पवार के साथ हैं। और एक पल के लिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अजीत पवार दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले से नहीं लेते रहे हैं, उनका इंटरेस्ट महाराष्ट्र में है। तो उनका जो रोल प्ले है वो 4 महीने बाद शुरू होगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। और अगर हम बात करें कितने मंत्रिमंडल की, तो देखिए पिछले 2019 में महाराष्ट्र से 8 मंत्री बनाए गए थे, इस बार 6 बनाए गए हैं। एक और हो सकते थे, वो हो सकते थे एनसीपी अजीत पवार गुट से, लेकिन उनको एमओएस मंजूर नहीं था, उन्हें चाहिए कैबिनेट मंत्री पद। वो हवाला दे रहे थे कि जब जीतन राम मांझी 1 सीट लेकर आए तो उनको कैबिनेट मंत्री पद दिया, हमें क्यों नहीं दिया गया, हमारे तो 2 हैं, एक राज्यसभा से एक लोकसभा से। तो इस तरह से मामला फंसा हुआ है। लेकिन उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि भविष्य में जब कैबिनेट एक्सपांशन होगा तो अजीत पवार को हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मंजूर नहीं है, लेकिन एनडीए में कोई इसे लेकर मतभेद नहीं है। बहरहाल ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि मतभेद कहां तक बढ़ा या खत्म हो गया। और देखिए, मोदी सरकार 3.0 पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने कहा है कि हम का एक सांसद मांझी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, ये सरकार गुजरात ईस्ट इंडिया कंपनी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को कुछ नहीं मिला, देखना है ये कैबिनेट कितने दिन चलेगी। जतिन राम मांझी को भी एक ही एमपी है, उनको कैबिनेट दिया है, और महाराष्ट्र के ये लोगों को कुछ मिला नहीं है। ये उनकी मजबूरी है या ये उनका मामला है, उसका ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिर एक कैबिनेट बना है, अब कैबिनेट कितने दिन चलेगा वो देखना पड़ेगा। ये तो व्यापारी लोग हैं, 10 दिन शेयर मार्केट से खेलेंगे, उनका तो
उद्देश्य है पैसा कमाना, लूटना। ये व्यापारी लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात। तो इस कैबिनेट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए, माफ कीजिएगा, एनडीए पर अब देखिए मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल नए चेहरे। शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, विदिशा से सांसद, ओबीसी में अच्छी पकड़, एक बड़े मार्जिन से जीत उन्होंने हासिल की है। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार भी नया चेहरा 3.0 में। करीमनगर से सांसद हैं, कट्टर हिंदुत्व की छवि इनकी रही है तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। अब जरा रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, लुधियाना से हालांकि चुनाव हारे हैं। ये किसान आंदोलन के खिलाफ इन्होंने बोला था कई बार, हारने के बाद भी इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब जीतन राम मांझी, जिसको लेकर सवाल यहां पर संजय राउत भी उठा रहे थे, बिहार के पूर्व सीएम हैं, गया से चुनाव जीत कर आए हैं। बिहार में एक दलित चेहरा है, एक ही सीट जीत कर आए, लेकिन बावजूद इसके इन्हें शामिल किया गया है नए चेहरे के तौर पर, इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। सीधे अब इस पर बात करने के लिए अंकित आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए संजय राउत भी वही सवाल उठा रहे थे और ये सवाल उठना लाजमी भी है। और फिर ये उसी तरफ इशारा करता है कि ये समीकरण जिस तरीके से बिठाया गया, जीतन राम मांझी एक सीट जीते, एक ही मंत्री, और उसके बाद यहां पर अब मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल कर लिया गया है, तो ये सवाल तो आने वाले समय में भी उठेगा और हो सकता है कि जो बाकी सहयोगी दल हैं वो भी इसे लेकर अपनी नाराजगी उठाएं। देखिए शिरीन, यहाँ पर कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपके पास इतने सांसद होंगे तो मंत्री पद मिलेगा, इतने सांसद नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो है जीतन राम मांझी की बात की जाए तो वो भी जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनडीए के साथ में जो है, हालांकि बीच में चले गए थे लेकिन फिर जुड़ गए हैं। तो ये जो विपक्षी दल हैं वो तो सवाल ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन जब एनडीए की बैठक हुई थी उसमें उस दौरान जो है ये इस बात को लेकर के बाकायदा चर्चा हुई है। और जब एनडीए की बैठक हो गई थी उसके बाद में इंडिविजुअल तौर पर भी जब राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई है तो उसमें ये सारे मुद्दे आए थे। हालांकि जो अजीत पवार का बयान है वो निश्चित तौर पर ये तो इशारा कर रहा है कि जैसा सोचा था वो तो नहीं मिला है, लेकिन वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए आने वाले कुछ महीनों में उनको जो है उनको हिसाब से मिल जाएगा। तो इस वक्त अगर हम जो बीजेपी या एनडीए के नेताओं की माने तो उनकी तरफ से लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। अगर इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है वो भी आपको बता देता हूं, वो ये है कि ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें ध्यान का रखा गया है, उसमें 27 ओबीसी मंत्री हैं, 10 एससी मंत्री हैं, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक जो समुदाय से आने वाले, यानी कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन, उसके अलावा समाज के अलग अलग तबकों से आने वाले लोगों को जगह दी गई है। बिल्कुल, उन सारी बातों का ख्याल, वो सारे समीकरण साधने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। ठीक है अंकित, अब जरा नए कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है, मुस्लिम मंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि जीत कर नहीं आए तो मंत्री कैसे बनेंगे। मोदी की नीति कांग्रेस की तरह नहीं है, हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जीत के आए नहीं तो कहां से बनेंगे? जब हमारे प्रतिनिधि ही नहीं कोई हैं तो वो बनेंगे क्या? अगर होते प्रतिनिधि तो निश्चित बनते। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां स्पष्ट है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये जब नीतियां स्पष्ट है, मिशन साफ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, देश बढ़ता रहेगा। एबीपी न्यूज पर आप लगातार बड़ी कवरेज देख रहे हैं सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर, और अब विभागों का बंटवारा, यानी कि किसे कौन सी जिम्मेदारी, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इसी बीच संसद सत्र से जुड़ी हुई एक जानकारी भी आ रही है। 18 जून से शुरू हो सकता है संसद सत्र। 18 से 19 जून को नए सांसदों की शपथ होगी। इसके बाद 20 जून को स्पीकर का चुनाव संभव है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अब तैयारियां आगे की हो रही हैं। आज शाम तक, देर रात तक विभाग भी सामने आ जाएंगे, किसे कौन सी जिम्मेदारी, किसे कौन सा मंत्रालय। और अब 18 जून से शुरू हो सकता है संसद सत्र। 18 से 19 जून को पहले सांसदों की शपथ और उसके बाद 20 जून को स्पीकर का चुनाव। अब मोदी कैबिनेट 3.0 में पुराने चेहरे, उन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं जिन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई। राजनाथ सिंह 2014 में गृह मंत्री, 2019 में रक्षा मंत्री, 2024 में अब इंतजार है कि क्या मिलने जा रहा है उनको। अमित शाह की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष 2014 में, इसके बाद 2019 में गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। 2024 में देखना होगा क्या यही रिपीट होता है या कोई नया मंत्रालय। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री थे 2014 में,
2019 में भी परिवहन मंत्री, अब 2024 की बारी है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री 2014 में रहे, बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2019 में उन्होंने संभाली और अब यह देखना होगा कि शपथ लेने के बाद उन्हें क्या मिलता है। एस जयशंकर 2015 तक यूएस में भारतीय राजदूत थे, 2019 में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। निर्मला सीतारमण वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उसके बाद 2019 में वित्त मंत्री। अब इसके साथ ही पीयूष गोयल 14 में ऊर्जा मंत्री, फिर 19 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। नीचे अब सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो खेल और युवा मामलों के मंत्री वो 2014 में बनाए गए थे, फिर 2019 में आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें। और अब इंतजार 2024 का है कि ये जो पुराने चेहरे हैं इन्हें क्या मिलता है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में कृषि कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिली, 2024 में वो जल शक्ति मंत्री बने। अब इधर अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी 2019 में, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी 2019 में मिली। अब देखना होगा कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि अब इंतजार इसी बात का है कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। तो नीरज, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, मुझे बताइए कि क्या, क्योंकि देखिए सहयोगी दल नजर उनकी भी होगी कि हैवीवेट मंत्रालय उन्हें मिले, उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, ये सब कुछ कैसे तय किया जा रहा है? क्योंकि आज शाम तक नाम फाइनल हो जाएंगे कि कौन सी जिम्मेदारी किस मंत्री को दी जा रही है। रोमाना देखिए, ऊपर के 4 मंत्रालय यानी रायसीना हिल्स के जो मंत्रालय हैं जिन्हें सीसीएस का भी कहा जाता है, यानी कि रक्षा, गृह, विदेश और वित्त, मुझे नहीं लगता कि इन चारों मंत्रालयों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा, या ये कहें कि फेरबदल भी होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री से नीचे अमित शाह को रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है तो उनके मंत्रालय में भी छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। एस जयशंकर से अच्छा मुझे लगता नहीं कि कोई विदेश मंत्री इस समय कोई काम कर रहा है, क्योंकि जो काम पीछे छूट गया उसको आगे बढ़ाना है। और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण जिस तरह से काम कर रही हैं और वो प्रधानमंत्री और सरकार की पसंद बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होने वाली। तो ऊपर के 4 मंत्रालयों में तो मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है। वो मंत्री मुझे लगता है रिपीट हो जाएंगे सेम पोर्टफोलियो के साथ। अब रही बात जो दूसरे मंत्रालय जैसे रेल हो गया, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, या दूसरे मंत्रालय, उनमें ज़रूर कुछ फेरबदल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके पास अब सहयोगी दल भी आ गया है। टीडीपी मजबूत सहयोगी दल है आपके पास, उसके पास 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपने मंत्रालय मंत्री बनाया है कैबिनेट में। इसी तरह आपने चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया है, जीतन राम मांझी को आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, लल्लन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया। ये चारों इंपॉर्टेंट लोग हैं जो अलग अलग घटक दलों से आए हैं, इनको आपको बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे। यही हाल है। आपने जयंत चौधरी को राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया। तो ये जो लोग हैं इनको आपको एकमेंडेट करना होगा, और ये तब एकमेंडेट होंगे जब आप इनको इनके हिसाब से चीज़ें देंगे। ये खैर एक बात जो बहुत साफ है, इन सभी लोगों ने ये बात कही है कि उन्होंने कोई अपनी मांग नहीं रखी, कोई निगोशिएशन नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी पर ही सब कुछ छोड़ा है कि वो जो तय करेंगे वो उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को आपको उनके हिसाब से चीज़ें देनी होती है। जी, देखना होगा कि कैसे साधे जाती है ये सारी चीजें। नीरज, आप मेरे साथ रहिए। नीरज, शिरीन बात कर रही हूँ स्टूडियो से। बहरहाल, अब जरा देख लेते हैं कि मोदी 3.0 का ये जातीय गणित क्या है, इस समीकरण को कैसे फिट बैठाया गया। आपको ये भी इस बड़ी स्क्रीन के जरिए मैं बताती हूँ कि इस बार जातीय गणित क्या है। देखिए, अगर कैबिनेट मंत्री 30, सवर्ण 21 हैं, ओबीसी 27 हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 उनका पद है और राज्य मंत्री 36 हैं, एससी से 10 आते हैं, एसटी से 5, अल्पसंख्यक 4, हालांकि मुस्लिम कोई नहीं है। और ये पूरा जातीय गणित कुछ और आपको। अब मंत्रिमंडल में उपजाति का समीकरण क्या है ये भी आप समझ लीजिए जल्दी से। ठाकुर 3 हैं, ब्राह्मण 6 हैं, दलित 3 हैं, आदिवासी 1 है, सिख 2 चेहरे हैं, खत्रिय 1 चेहरा, वोकलिंगा समाज से 1 चेहरा है, पाटीदार से 2 हैं, यादव 2 हैं और भूमिहार 2 हैं। तो मंत्रिमंडल में ये जातीय समीकरण जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कि यहाँ पर इन तमाम चीजों का ख्याल बखूबी रखा गया है। अभिषेक, जैसा आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई नाराज ना हो, कोई तबका छूट ना जाए, किसी समाज से ये सवाल ना उठे कि हम नहीं। हालांकि फिर भी मुस्लिम समाज को लेकर एक सवाल बना हुआ है। अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि जब जीते नहीं है तो फिर बनेंगे कैसे।
शिरीन, देखिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि जीते नहीं तो बने कैसे। एक नहीं कितने उदाहरण हैं कि जीतने ना जीतने के बावजूद भी उनको स्थान दिया जाता है। और बीजेपी के पास तो नेता भी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, कितने नेता हैं अभी जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया हुआ है, जो AMU के वाइस चांसलर थे वो हैं। नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि बीजेपी को, और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अंदर की चर्निंग होती है, बीजेपी को ये लग गया है कि वोट नहीं मिलते हैं। तो जब वोट नहीं मिलते हैं तो आखिरकार रिप्रेजेंटेशन देने की हड़बड़ाहट क्यों? और आप देखिए, अगर ये फार्मूला लगाया जाएगा तो यूपी में तो लोध में कोई नहीं जीता है, लेकिन BL वर्मा राज्यसभा के मेंबर पिछली बार भी थे, लेकिन उनको दिया गया है रिप्रेजेंटेशन। इसी नाते कमलेश पासवान, जिनके मंत्री बनने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक पासवान को एकोमोडेट करना था, जो उपजाति होती है SC में, उनको एकोमोडेट किया गया है। तो जहां जहां उसको वोट मिलते हैं, जहां जहां संभावनाएं हैं, वहां रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन जहां वोट नहीं मिलते हैं वहां बीजेपी ने कोई पेन नहीं लिया है। खाटी राजनीति जो है वो यही कहती है। जी, जाहिर है। और देखिए नवनीत बिट्टू, वो तो हारे हैं, फिर भी उनको यहाँ पर जगह दी गई है, तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं। तीसरे टर्म में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों के हित में पहले दिन ही उन्होंने बड़ा फैसला लिया। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करके 20,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे जाएंगे। 9.3 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अंकित, पहला ही दिन बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि वो देश का जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको ध्यान में रख करके उनकी सरकार काम कर रही है। और किसानों को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि जो है ये योजना ऐसा नहीं है कि आज ही से शुरू की गई है, पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये पेंडिंग था, ये पैसा पेंडिंग था। और प्रधानमंत्री ने जैसे ही कारभार संभाला, जो पैसा जो है किसानों के खाते में जाना चाहिए था और रुका हुआ था, अब जो है उसको सबसे पहले क्लियर किया है, जिससे कि देश के करीबन 9.5 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि जब चुनाव हुए भी नहीं थे उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने जो है सांसदों के साथ बैठक की थी या मंत्रियों के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की थी, तो उस दौरान साफ तौर पर कहा था कि 100 दिनों का आप एजेंडा, अपना प्लान तैयार करिए। और जैसे ही सरकार में वापस आए हैं, उस जो प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, वो रणनीति पहले ही बन चुकी है और अब जैसे जैसे मंत्रालय भी दे दिए जाएंगे, 100 दिन का काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोदी 3.0 की हम बात कर रहे हैं, तमाम शहरों की हमने बात कर ली। अब जरा बड़े फैसलों की भी बात कर लेते हैं। यहां पर कौन कौन से बड़े फैसले होंगे। एक देश एक चुनाव 2019 में जिसका जिक्र किया था, सितंबर 2023 में कमेटी भी इसे लेकर बना दी गई, मार्च 2024 में राष्ट्रपति को इससे रिलेटेड रिपोर्ट सौंपी गई, चुनावी घोषणा पत्र में लागू करने का वादा भी इसमें शामिल है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना, उत्तराखंड में लागू भी इसे कर दिया गया है। 2024 के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया। जेडीयू का रुख, सबकी राय इस पर जरूरी है, जेडीयू ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया। अब यहां पर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता, विदेश नीति मजबूत करने पर जोर देंगे। यूएनएससी में स्थायी सदस्य का लक्ष्य है चीन के अड़ंगे की काट, लेकिन यहां निकालनी होगी, यह तभी संभव हो पाएगा। अब आयुष्मान भारत का विस्तार, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार। चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया 70 साल से ऊपर उम्र के लोग इसमें शामिल, ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा फैसला जिस पर काम होना है। नीरज, क्योंकि पहले ही इसको लेकर शपथ से पहले ही मीटिंग हो चुकी है, जिसका जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, ये तय हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री पहले से ऐसा करते रहे हैं कि सरकार में आते ही, संभालते ही अपने अपने मंत्रालय 100 दिन का लेखा जोखा पूरा तैयार कर लिया जाए। सिरीन, पहले तो मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफ़ी मांगता हूं, कई बार आपका नाम मैं गलत नाम ले लेता हूं, लेकिन अब आपने एजेंडे की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी सरकार में आए, चाहे 2014 देखिए, 2019 देखिए, किसी के बारे में अगर राय बनानी हो तो उसके पीछे के कार्यकाल को जरूर देखना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को जब आप देखते हैं तो साफ दिखता है कि वो अपना हर काम प्लान्ड वे में करते हैं, यानी वो पहले प्लानिंग तैयार करते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि 100 दिन का वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 100 दिन का एजेंडा उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को भी ऑलमोस्ट बोला हुआ है। 100 दिन के एजेंडे में जैसा आपने जिक्र किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके अलावा आयुष्मान योजना का विस्तार,
विस्तार, इसके अलावा यूसीसी का विस्तारीकरण की यूसीसी एक राज्य में लागू हो चुका है, गोवा में लागू है, असम सरकार ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, गुजरात सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है यूसीसी के लिए। तो अब इन 4-5 राज्यों में ऑलरेडी ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब निश्चित रूप में सरकार, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में सरकार उसको अडॉप्ट कर ले और इसका विस्तार करके कंट्री लेवल पे एक कानून बना दे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होंगी। आज ये कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो पोर्टफोलियो बनेगा कि पोर्टफोलियो में किसके पास क्या जाता है, और उसके बाद उसी के हिसाब से जिस मंत्री को जो विभाग मिलेगा वो मंत्री अपने विभाग के हिसाब से अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार करेगा, और फिर अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उन 100 दिन के एजेंडे पर बात रखेगा। और मुझे लगता है 1-2 दिन बाद ही, या ये कहें 2 से 3 दिन के अंदर अगली कैबिनेट भी हो जाती है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक करते हैं, तो हो सकता है कि जो अगला बुधवार है उस दिन भी कैबिनेट की बैठक हो। ठीक है जी। और देखिए, एक्शन तो दिखाई दे भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन बड़ा फैसला किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ ले लिया है, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा है। पीएम ने कोई उपकार नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून भी बनाते, कर्ज माफी के लिए परमानेंट आयोग बनाते। तो जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर यह बड़ा सवाल खड़ा करते हुए निशाना साधा कि पीएम ने कोई उपकार नहीं किया है। और इस पर बात करने के लिए अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, इस बार तो विपक्ष और ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ सामने आया है। जाहिर है कि इस तरीके की राजनीति और सरकार के हर फैसले पर सवाल आगे भी दिखाई देगा, और उसकी शुरुआत जयराम रमेश ने आज ही कर दी। बिल्कुल शिरीन, देखिए, सबसे पहले तो मैं नीरज की उदारता की सराहना करता हूं कि आपका नाम गलत लेने पर उन्होंने आपसे क्षमा मांगी। ये बड़ा जेस्चर लगा मुझे। और अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने जो कहा है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत हुआ है। और देखिए, एक बात समझिए, नीरज ठीक कर रहे थे कि 100 दिन का एजेंडा पीएम ने दे दिया है। विपक्ष का भी ऐसी एजेंडा शुरू हो गया है। नैरेटिव दोनों ओर से सेट हो रहे हैं, और ऐसी ही जब विपक्ष थोड़ा मजबूत होता है तो ऐसे ही जो लोकतंत्र है वो ऐसे ही गियर में आता है। अब आप सोचिए, विपक्ष पहले दिन से ही कोशिश करेगा दबाव बनाने के लिए, और जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसका मतलब समझना होगा। सीधा सा किसानों का मुद्दा, सीधा सा जो एमएसपी की बात जो लगातार वो करते आ रहे हैं, गारंटी देने की बात करते आ रहे हैं, और इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा जब संसद का सत्र शुरू होगा। वहां पर यह मुद्दा उठाया जाएगा और जोर शोर से उठाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की 99 सांसद अपने खुद के हैं, सहयोगी दलों को मिला लें तो उसकी अच्छी खासी संख्या है। तो यह मुद्दा उठने वाला है, और आप यूं समझ लीजिए कि अब आपको संसद बहुत ही ज्यादा तमाम सारे मुद्दों पर संसद में जो बहस होती है, जो संसद में चर्चा होती है, जो संसद में बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी आपको बड़ी बदली नजर आने वाली। तो लोकतंत्र के लिए कह सकती है बहुत ही शुभ संकेत भी है एक तरह से। जी बिल्कुल। और 18 जून से शुरुआत भी होने जा रही है, तो देखना होगा कि इस बार कैसे बदली संसद दिखाई देगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर है। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने दावा किया है, कोई विधायक इधर उधर नहीं जाएगा, कोई भी शिवसेना उद्धव गुट के संपर्क में नहीं है। उद्धव गुट की ओर से दुष्प्रचार किया जा रहा है, और उन्होंने यह भी कहा कि चुनौती देता हूं, अगर आप एक भी विधायक का नाम बता दें। तो संजय निरुपम का दावा, शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम जो कह रहे हैं कि कोई भी विधायक इधर उधर नहीं गया है, ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करने का काम उद्धव गुट की तरफ से किया जा रहा है। शिवसेना उबाठा की तरफ से चलाया हुआ एक अफवाह है। शिवसेना का एक भी विधायक उबाठा के संपर्क में नहीं है। एनसीपी के बारे में मैं ज्यादा दावे के साथ कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन शिवसेना के संदर्भ में 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी विधायक उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। और रोज रोज जो अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको मैं चुनौती देता हूं कि किसी एक आमदार का, विधायक का नाम तो बताइए। अच्छा, ये सीधा रुख करते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। मेरा पल पल देश के नाम है, और मैंने ये भी वादा किया है 24/7 फॉर 24/7। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं, और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया। मुझे मिला हुआ काम
गलती के बिना कर दिया, मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया? मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया। मैंने पूरा किया, लेकिन आगे सर पे बोझ नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं, उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं। करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटेगरी एजेंट के रूप में इसको काम किया है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीन एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ। दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।